नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और माइक ऑन हो चुका है। आज जिन खबरों पर आपके लिए माइक ऑन कर रही हूं, एक एक करके आपको बताती हूं। सबसे पहले बात हो AK-47 की संसद में गूंज सुनाई दे रही है। ये क्यों कह रही हूं? क्योंकि AK-47 पुलिसकर्मी ने चलाई, छात्रों पर चलाई। इसे लेकर संसद में बहस चाह रहा है विपक्ष। सब बात बाद में होगी, पहले AK-47 की बात होगी। आज विपक्ष ने यही कहा, क्या बयान आए ये भी सुनवाऊंगी। इसी के साथ आज बात होगी पेलेट गन क्या सियासी हथियार बन गया है। पेलेट गन दिल्ली में चली है, उनके छर्रों से छात्र घायल हुए हैं। इस पेलेट गन पर जवाबदेही गृह मंत्री की होनी चाहिए। आज संसद में कैसे गृह मंत्री को घेरने की कोशिश में सारा विपक्ष नजर आया, आज इसकी भी बात होगी। इसी के साथ बात होगी इस्तीफे के बाद संसद में पहली बार प्रधान पहुंचे। धर्मेंद्र प्रधान का संसद में बीजेपी और एनडीए के सांसदों ने स्वागत किया। आज स्वागत के बाद क्या बोले धर्मेंद्र प्रधान, आज ये भी आपको बताऊंगी। इस पर भी माइक ऑन है। और इसी के साथ माइक ऑन है सीजेपी के जश्न पर, जिस पर आर पार हो रहा है। आखिर इस प्रदर्शन के बाद सीजेपी के नेता कैसे जश्न मनाते नजर आए और इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस पर सीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं, आज ये भी आपको बताऊं। लेकिन सबसे पहले बात होगी पेलेट गन की और AK-47 की, जिसकी गूंज संसद तक आ रही है। आप नौजवानों पर इस तरह से पेलेट गन चलाएं और सोचें कि पार्लियामेंट में उसकी आवाज नहीं उठेगी तो गलत है। ये सदन है जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। Pellet guns, AK-47 are these terrorists? What is wrong with these people? वो वीडियो देखिए, सीधे एंगल जो है AK-47 का अपराधियों पर नहीं चल रहा, नौजवान छात्रों के सीने पर चल रहा है। अराजकता भड़काने की कोशिश LOP राहुल गांधी कर रहे हैं, यह अपने आप में घोर अन्याय है। तो सीजेपी के नेताओं का, उनके कार्यकर्ताओं का जश्न आपको दिखाऊं। धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा संसद में वो आपको बताऊं। उससे पहले सबसे पहले बात होगी पेलेट गन की। बिहार के सीवान में कैसे प्रदर्शनकारियों पर AK-47 से फायरिंग हुई, उसकी जो तस्वीरें सामने आ रही है वो आपको दिखा रही हूं। ये तस्वीरें सिवान से आई, जिसमें एक पुलिसकर्मी हाथ में AK-47 लिए हुए आगे बढ़ रहा है। ये किन की ओर बढ़ रहा है? वहां प्रदर्शनकारियों की आगे बढ़ रहा है। भारत बंद की कॉल दी गई थी और उस भारत बंद की कॉल के चलते ये पुलिसकर्मी हाथ में AK-47 लिए हुए आगे बढ़ता चला गया। अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाती हूं, इन्हीं की दूसरी तस्वीर आपको दिखाती हूं। कैसे, देखिए, पुलिस कर्मियों का एक पूरा जत्था वहां मौजूद था उस भीड़ को भगाने के लिए जो वहां पर हिंसा पर उतारू। ये पुलिस का कहना। अब ये देखिए तस्वीरें, उस दौरान सारे पुलिसकर्मी हेलमेट पहने हुए हैं, हाथ में डंडे लिए हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो ये वो तस्वीर है जिसे लेकर आज संसद में हंगामा हुआ। संसद में इस AK-47 की गूंज थी क्योंकि पुलिसकर्मी ने हाथ में AK-47 उठाई। संसद में सवाल पूछा गया, कैसे उठाई? छात्रों को, भारत बंद कर रहे प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए क्या AK-47 चलाई जाएगी? ये तस्वीर भी देख लीजिए, इसमें भी आपको पुलिसकर्मी हाथ में, अभी एक ही पुलिसकर्मी है, उनकी उस तस्वीर अलग अलग एंगल से आपको दिखा रही हूं। प्रदर्शन के दौरान AK-47 से फायरिंग हुई। अब ये जो आपने देखा है, कई राउंड आपको फायरिंग की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। अब ये किस पर फायरिंग और किस पर ये पुलिसकर्मी काबू करने की कोशिश करते हैं, उसकी भी तस्वीर देख लीजिए। जो लोग वहां पर सड़क पर उतारू थे प्रदर्शन को लेकर और वहां पर पत्थरबाजी कर रहे थे और तोड़फोड़ कर रहे थे, वो तस्वीर दिखाइए। तो ये वो लोग थे जो वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे पुलिस पर और फायरिंग कर रहे थे, माफ कीजिए, पत्थरबाजी कर रहे थे। अब आपको बताती हूँ ये मामला क्या है, क्यों मैं कह रही हूँ कि AK-47 की गूंज संसद तक चल रही है।
22 जुलाई को प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी के विरोध में बिहार बंद का ऐलान किया गया था। अब पुलिस ने गांधी मैदान में प्रदर्शन की अनुमति दी। प्रदर्शनकारियों ने कई जगह सड़कों पर जाम लगा दिया। गांधी मैदान से निकलकर प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। पुलिस की अपील के बाद भी प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे। इसी दौरान पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। हालात बेकाबू होते पर प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की गई। अब बुलेट कुमार, आकाश और आरिफ को इस दौरान गोली लगी। वीडियो वायरल होने के बाद कई सवाल खड़े हुए। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर आरोपी जवान को सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक 6 से 8 राउंड फायरिंग की गई थी। लॉन्ग रेंज राइफल के अलावा पिस्टल से भी फायरिंग हुई। पुलिस के मुताबिक एक छात्र को पुलिस की गोली लगी। 2 छात्रों को कैसे गोली लगी, इसकी अभी जांच की जाएगी। परिजनों का आरोप है कि दोनों को पुलिस ने ही गोली मारी है और इसी के बाद यह हंगामा हुआ। अब AK-47 से फायरिंग मामले पर सिवान के डीएम और एसपी क्या कह रहे हैं, ये सुनिए। सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है एवं उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की गई है। जी, उनको आदेश नहीं था। उनको हवाई फायरिंग भी नहीं करनी चाहिए थी और उन्हें इस तरह का शस्त्र वो पब्लिक में ले ही नहीं जाना चाहिए। वो फंस गए थे, जैसे पूर्व में एसपी साहब ने बताया, कहीं और जा रहे थे और इस कमोशन में फंस गए थे। अब आपको यह भी दिखाऊं, यहाँ AK-47 चलने का जो आरोप लगा उसके बाद पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया। यहाँ ये तस्वीरें देखिए, हिरासत में जो प्रदर्शनकारियों को लिया गया उन्हें भी आज कोर्ट में पेश किया गया, क्योंकि ये वो लोग थे जो वहां पर हिंसा भड़का रहे थे, पुलिस का ये कहना है, और इन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया। अब इस सब के बीच क्योंकि आरोप लग रहे हैं और संसद में यह सवाल पूछा जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों पर आखिर AK-47 चलाने की अनुमति कहां से मिली। बिहार पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। 694 लोगों को बिहार पुलिस ने हिरासत में लिया था। उनमें से बिहार पुलिस कह रही है 339 छात्र और नाबालिग थे जिनको हमने रिहा कर दिया है। 355 आरोपियों की कोर्ट में पेशी है। ये जो मैं आपको तस्वीर दिखा रही थी पेशी की, 355 लोगों की कोर्ट में पेशी थी। हिंसा में एसपी समेत कई अफसर जख्मी हुए हैं। बिहार पुलिस कह रही 2 पुलिसकर्मी अपनी जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे हैं, ये भी हुआ है। तो ये दूसरा पक्ष है, पुलिस का पक्ष भी सुनना चाहिए। ये बिहार पुलिस कह रही है और वो कह रही है 2 पुलिसकर्मियों को अपनी जिंदगी के लिए जंग लड़नी पड़ रही है। अब इस सब में तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे कि AK-47 अपराधियों पर नहीं, नौजवानों के सीने पर चली। सवाल ये उठता है कि बिहार में AK-47 क्यों चलाया जा रहा है, और जब AK-47 जब चलाया गया तो वो वीडियो देखिए, सीधे एंगल जो है AK-47 का अपराधियों पर नहीं चल रहा, नौजवान छात्रों के सीने पर चल रहा है। वो तो उनका भाग्य अच्छा था कि तीनों छात्र जो है बच गए। हम कल स्वयं तीनों से मिलकर के आए। भाजपा के लोगों का जो वचन था, उन वचन पे ये लोग कायम नहीं हुए। नरेंद्र मोदी अपने जुबान के पक्के नहीं हैं, ये बात साबित हो गया है। इस बीच बड़ी खबर आपको यह भी बताऊं कि जिस दौरान ये भारत बंद हो रहा था उस दौरान प्रदर्शन के लिए तेज प्रताप यादव भी उतरे थे। तेज प्रताप यादव को फिलहाल जमानत नहीं मिली है। तेज प्रताप यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, नियमित जमानत याचिका खारिज हुई है। तेज प्रताप इस वक्त न्यायिक हिरासत में। आपको बताऊं, प्रदर्शन के दौरान संगीन आरोप तेज प्रताप यादव पर लगे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा है और आज जमानत भी तेज प्रताप को नहीं मिली है, जिसे लेकर भी तेजस्वी यादव ने बात रखी। अब आपको बताती हूं कि AK-47 का मुद्दा आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उठाया। राहुल गांधी ने क्या कहा, दिल्ली में सुनाई दी AK-47 की गूंज। राहुल गांधी ने फायरिंग को लेकर निशाना साधा। राहुल कह रहे हैं कि छात्रों के खिलाफ पूरा का पूरा सिस्टम जानलेवा है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर AK-47 से गोलियां चलाई गई। छात्रों को गिरफ्तार कर उन पर FIR की जा रही है। वादा किया गया था कि छात्रों पर FIR नहीं होगी, लेकिन उल्टा इन पर तो घातक हमले और बर्बरता की जा रही है। दिल्ली में पैलेट गन और बिहार में AK-47 चली है। तो आज राहुल गांधी का यह बयान आया, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि AK-47 और पैलेट गन का मुद्दा उनके लिए सबसे अहम है। हालांकि बीजेपी इन आरोपों को गलत बता रही है। सुनिए। कुछ समय पहले LOP आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार का ट्वीट किया है, जिस प्रकार का वक्तव्य दिया है, यह कहा है कि पुलिस ने छात्रों पर AK-47 से फायरिंग की है।
मुझे लगता है ये न केवल इररेस्पॉन्सिबल अपितु एक तरह से ये पाप है। देश में इस प्रकार से हिंसा भड़काने की कोशिश, अराजकता भड़काने की कोशिश एलओपी राहुल गांधी कर रहे हैं, यह अपने आप में घोर अन्याय है। तो आपने सुना कि संबित पात्रा कह रहे हैं कि राहुल गांधी देश में आग लगाना चाहते हैं। अब बिहार के सिवान में AK-47 चली और उसकी सियासी गूंज दिल्ली तक सुनाई दी। बिहार में देखिए कितने बच्चों को जेल भेज दिया। AK-47 एक की जान चली गई सुनने में आ रहा है, कई लोग घायल हैं। यूपी में इस तरह का कई इंसिडेंट्स हैं। सोशल मीडिया पे लिख देते हैं तो जेल भेज दे रहे हो आप। ये इन्होंने अभी भी FIR दर्ज किए हैं स्टूडेंट्स के खिलाफ, शायद कल रात को या आज सुबह, बिहार में, बंगाल में। तो ये अपनी आदतों से बाज तो आए नहीं हैं। बिहार में AK-47 का प्रयोग है तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है और एक लोकतंत्र में रहते हुए भी कहीं ना कहीं लोगों की जो स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम है और जो स्पिरिट है, उसको मारा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। बिहार में वीडियो वायरल हो रहे हैं कि एक वो कांस्टेबल AK-47 लेके पीछे भागी जा रहा है लोगों के, ये तो बर्बरता है। दिस इज इनह्यूमन एंड दिस इज एन एट्रॉसिटी। भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े बिलबिला रहे थे, लेकिन अभी ये साबित हो चुका है कि नौजवानों पर AK-47 का इस्तेमाल बिहार में हुआ है। अब आपने सुन लिया कि पेलेट गन और AK-47 को लेकर, उसके चलने को लेकर विपक्ष हमलावर है। सवाल उठ रहा है अब कि क्या इसे लेकर CJP भी प्रोटेस्ट करेगी, क्योंकि ये आग धधकने लगी है। CJP के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई न करने के समझौते का पूरी तरह से उल्लंघन कर रही। बिहार और बंगाल में सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार किया गया है और दिल्ली और अन्य राज्यों में सैकड़ों लोगों पर नजर रखी जा रही है या उन्हें परेशान किया जा रहा है। हमारी मांग है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अभी FIR तुरंत वापस ली जाए, छात्रों को रिहा किया जाए। ऐसा नहीं हुआ तो हम फिर से विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो आशुतोष रांका सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि फिर से छात्र आंदोलन को शुरू कर देंगे। तो एक तरफ दोबारा आंदोलन की चेतावनी, तो वहीं दूसरी तरफ CJP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, जिसमें ऐलान किया कि पूरे देश में छात्रों पर हो रहे केस कपिल सिब्बल लड़ेंगे। और कपिल सिब्बल ने भी ऐलान किया कि इसके लिए एक फंड बनाया जाएगा, जिसमें उन्होंने खुद अपनी तरफ से 1 करोड़ रुपए दिए हैं। तो जनता पार्टी ने हमारे प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ किया था ये कंडीशन में कि हमारे जो सारे मुख्य मांगे थे, सरकार ने उस पे या तो उन्होंने एक्ट किया, जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा उन्होंने लिया, या तो उन्होंने अश्योरेंस दिया कि एग्रीड अपॉन टाइमलाइंस के अंदर वो उस पर अमल करेंगे। उस गुड फेथ में हम लोगों ने 25 जुलाई को हमारा प्रोटेस्ट जंतर मंतर से एंड जो नेशन वाइड कॉल हम लोगों ने दिया था दूसरी चीज़ों के लिए, उन सब चीज़ों को हम लोगों ने कॉल ऑफ किया। जहाँ जहाँ भी पीसफुल प्रोटेस्ट हुए हैं और जहाँ जहाँ छात्रों को टारगेट किया जा रहा है या प्रोटेस्टर्स को टारगेट किया जा रहा है, वहाँ हम चाहेंगे कि अगर कोई मुकदमा कोई डालेगा कोई भी सरकार, तो हम फिर उसके लिए एक व्यवस्था बनाएं। जो वकील लोग मदद करना चाहते हैं वो अपना नाम देंगे, कहाँ वो रहते हैं, किस तरह से मदद करेंगे, प्रो बोनो मदद करेंगे या उनके पास कुछ थोड़ा बहुत देना पड़ेगा। तो इस संदर्भ में मैंने कहा है कि मैं अपनी ओर से 1 करोड़ रुपया दूंगा। अब आपको याद दिलाती हूँ, जहां एक तरफ CJP फिर से आंदोलन की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ 24 जुलाई को कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 19 साल के छात्र साहिल लोचब के साथ कैमरे के सामने आए। उन्होंने आरोप लगाया कि पेलेट गन के छर्रे लगने के कारण साहिल की दाईं आंख में चोट लगी है। ये तस्वीरें सामने आई थी जब राहुल गांधी साहिल के साथ मीडिया के सामने आए। और अब इसके बाद ये चर्चा शुरू हुई कि क्या पेलेट गन चलाई गई दिल्ली में।
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल, जवान पैलेट गन से फायरिंग करता हुआ इसमें नजर आता है। ये तस्वीर सामने आई। अब इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर ये वायरल है। लोग लिख रहे हैं कि देखिए, इसमें तो साफ नजर आ रहा है कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है। क्या पैलेट गन चली? और अगर पैलेट गन चली तो इसकी इजाजत किसने दी? अब खबर यह है कि दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। 20 जुलाई को कनॉट प्लेस में पैलेट गन से फायरिंग हुई। आरएएफ के एक जवान ने पैलेट गन से फायरिंग की थी। मैं आपको बताऊं कि पैलेट गन ऐसी गन है जिसमें एक साथ कई छर्रे निकलते हैं और ये छर्रे इतनी बुरी तरह जख्मी कर देते हैं, जैसा कि आपने अभी तस्वीरों में भी देखा। और ये पैलेट गन खास तौर से कश्मीर में बहुत इस्तेमाल पहले हुई, जिसे लेकर बहुत हंगामा भी हुआ था। अब पैलेट गन की मंजूरी के बिना इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पैलेट गन से कई प्रदर्शनकारी, अब कहा जा रहा है, दिल्ली में बुरी तरह घायल हुए। सूत्रों के मुताबिक जवान ने 7 राउंड फायरिंग की थी। 7 में 5 राउंड भीड़ और प्रदर्शनकारियों को लगे थे, बाकी 2 राउंड किसी भी व्यक्ति को नहीं लगे। अब आरएएफ जवान से स्पष्टीकरण मांगा गया है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। पैलेट गन के इस्तेमाल की वजह बताने को कहा गया है। सीआरपीएफ के इस मामले में विस्तृत जांच भी शुरू कर दी है। सीआरपीएफ को जांच की जिम्मेदारी दी गई है कि इस पूरे मामले की जांच कीजिए और इस मामले में एक विस्तृत रिपोर्ट 1 हफ्ते के अंदर सौंपी जाए। पैलेट गन इस्तेमाल करने वालों की पहचान भी हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। अब पता लगाया जाएगा कि किन परिस्थितियों में पैलेट गन चलानी पड़ी, किन किन जगहों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब एनडीटीवी पर डीजी सीआरपीएफ ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह का बयान था। उन्होंने कहा कि हम घटना के बाद पेशेवर तरीके से समीक्षा करेंगे। तो इस पूरे मामले पर आधिकारिक बयान आरएएफ की तरफ से या सीआरपीएफ की तरफ से, उसका इंतजार किया जा रहा है। इस बीच पैलेट गन को लेकर कांग्रेस हमलावर है। आप नौजवानों पर इस तरह से पैलेट गन्स चलाएं और सोचें कि पार्लियामेंट में उसकी आवाज नहीं उठेगी तो गलत है। जिस तरह से उनका इकबाल खत्म हो गया है, जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे उनकी हंसी उड़ा रहे हैं, प्रधानमंत्री का जो नैतिक ताकत थी वो खत्म हो चुकी। अपॉलॉजी तो करनी पड़ेगी, जिम्मेदारी और जवाबदेही पैलेट गन्स की लेनी पड़ेगी। देखिए, जो दिल्ली में पुलिसिया हमला हुआ बच्चों पे, और मैं सबको एलिगेशन नहीं लगा रही, लेकिन कुछ पुलिस वालों ने बच्चों के साथ बदतमीजी की, पैलेट गन चली, उसका जवाब तो होम मिनिस्टर को देना चाहिए कि आखिर किसने इसकी जवाबदेही ली, किसने ऑर्डर दिया। क्या बिना ऑर्डर के पुलिस पैलेट गन चला सकती है क्या, जो सिर्फ जम्मू कश्मीर में आदि संवेदनशील होने पर होता है? इसका जवाब तो होम मिनिस्टर से हम लोग चाहते हैं सदन के भीतर। ये जनरल डायर की सरकार थी या मोदी और अमित शाह की सरकार थी? सामने नौजवान थे या गुलाम थे? ये बहा हुआ खून जंतर मंतर पे मोदी सरकार को पतन की, दोहरा दूं से, मोदी युग के पतन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब आपको बताती हूँ कि 22 जुलाई को आईजी सीमा धूलिया ने बैठक ली थी। आईजी ने माना कि फोर्स का एक्शन संतोषजनक नहीं था। बैठक में सीमा धूलिया ने फोर्स को निर्देश दिया, अगले आदेश तक एंटी रायट गन का इस्तेमाल न करने का आदेश। प्रोजेक्टाइल एक्शन गन पीएजी भी नहीं चलाई जाएगी। इलेक्ट्रिक शॉक हथियार और इलेक्ट्रिक शील्ड पर भी रोक लगाने की बात कही। बल का अत्याधुनिक इस्तेमाल अनुचित था, ये आईजी ने कहा। बल का इस्तेमाल तय प्रोटोकॉल में होना चाहिए। आईजी ने बैठक में बल प्रयोग पर चिंता भी जताई। अब जो तरीका अपनाया वो ट्रेनिंग के मुताबिक नहीं था। समीक्षा में ऑपरेशन से जुड़ी बड़ी खामियां पाई गई हैं, ये कहा गया। लेकिन इसी के साथ इस तरह का बयान भी सामने नहीं आया जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। वो अब तब सामने आएगा जब सीआरपीएफ की रिपोर्ट सामने आएगी पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर। इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, यह भी आपको बताऊं। सुप्रीम कोर्ट में लाठीचार्ज से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला जंतर मंतर तक सीमित नहीं है। कानून सम्मत विरोध करना संवैधानिक अधिकार है। केवल प्रदर्शन करने पर लाठीचार्ज नहीं किया जा सकता है। न प्रदर्शनकारियों की हिंसा का समर्थन किया जा सकता है, न पुलिस की कार्रवाई को नजरअंदाज किया जा सकता है। पुलिस की कार्रवाई की निष्पक्ष जांच बहुत जरूरी है। अगर विरोध प्रदर्शन में असामाजिक तत्व घुस आते हैं तो हमें उस पहलू से भी निपटना होगा, ये सीजेआई ने कहा। पूरे मामले को लेकर हम गाइडलाइंस तय करेंगे। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं पूरे देश में प्रोटोकॉल में एकरूपता जरूरी है। हम सारी याचिकाओं की सुनवाई
मंगलवार को करेंगे। तो कल महत्वपूर्ण दिन रहेगा जब सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। अब ये तो एक तरफ जिस तरह आपने देखा कि इस प्रदर्शन को लेकर और उसमें इस्तेमाल किया गया बल, उसे लेकर हंगामा मचा है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व राज्यसभा सांसद महेश जेठमलानी ने आज एक वीडियो पोस्ट कर दिया जिसमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी नेता जश्न करते हुए नजर आए। अब महेश जेठमलानी ने सवाल उठाया कि इस पूरे आंदोलन के दौरान यात्रा, खाने पीने, रहने की जगह, इक्विपमेंट और लॉजिस्टिक्स का खर्च किसने उठाया? और जो लोग नीट छात्रों की मौत की बात और उनका दर्द रख रहे थे, वो देखिए कितने खुश होकर जश्न मना रहे हैं। तो ये तस्वीरें सामने आई। विपक्ष अब इस वीडियो को जारी करने के लिए बीजेपी को घेर रही है, सीजेपी को बदनाम करने का आरोप लगा रही है। आप नौजवानों पर इस तरह से पैलेट गन्स चलाएं और सोचें कि पार्लियामेंट में उसकी आवाज नहीं उठेगी तो गलत है। अपॉलॉजी तो करनी पड़ेगी, जिम्मेदारी और जवाबदेही पैलेट गन्स की लेनी पड़ेगी। इनके समझौते के अनुसार इनको किसी पे केस नहीं करना था और जो जिन लोगों को गिरफ्तार किए थे उनका छोड़ना था, लेकिन बिहार में ये उल्टा कर रही है सरकार। ये छात्र शक्ति को, युवा शक्ति को अभी भी दरकिनार कर रहे हैं, ये समझ नहीं रहे हैं। तो एक तरफ आपने सुना कि सीजेपी के जो लीडर्स हैं, स्टूडेंट लीडर्स, वो किस तरह से जश्न मना रहे थे। तो वहीं कोलकाता में बीजेपी ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के खिलाफ तिरंगा यात्रा निकाली। उनका यह कहना था कि यहां पर संयम से अपनी बात रखी जाए, न कि किसी तरह की कोई हिंसा हो। तो आपने देखा कि ये तिरंगा यात्रा आज बंगाल में निकाली गई और जो कुछ जंतर मंतर पे हुआ और जिस तरह से प्रदर्शन हुआ उसके खिलाफ एक तरह से बीजेपी ने यात्रा निकाली। अब आपको ये भी बताती हूं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, तो उस इस्तीफे पर किस तरह से दो रिएक्शंस आए। दो तस्वीरें आपको दिखा दी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो एक तरफ उसका जश्न सीजेपी ने कुछ इस तरह से मनाया जो आप देख रहे हैं, वहां पर पार्टी करके जश्न मनाकर। दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर एक रिएक्शन एनडीए का भी आया, उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का सम्मान किया। और ये तस्वीरें तब की हैं जब संसद में आज धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे थे। तो अब आपको ये तस्वीरें दिखाती हूं। धर्मेंद्र प्रधान आज संसद पहुंचे, इस्तीफे के बाद वो पहुंचे और वहां धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारे एनडीए के सांसदों ने लगाए। एनडीए के सांसदों ने उन्हें बाकायदा शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया और उनका सम्मान किया। तो ये धर्मेंद्र प्रधान की इतने दिनों में एक ऐसी तस्वीर आई जब वो इस्तीफे के बाद संसद पहुंचे थे। शिक्षा मंत्री का कार्यभार उनके पास नहीं था क्योंकि इस्तीफा दे चुके थे, लेकिन इसके बावजूद एनडीए के जो सांसद थे उन्होंने स्वागत किया और धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारे लगाए। तो एक तरफ विपक्ष विरोध कर रहा था उसी संसद परिसर में, दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान का सम्मान हो रहा था। अब धर्मेंद्र प्रधान ने वहां पहुंचकर क्या कहा ये भी आपको बताती हूं। इस्तीफे के बाद पहली बार संसद पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान और प्रधान संसद परिसर में बोले कि मैंने सड़क का संघर्ष देखा है, मैं एक स्ट्रीट फाइटर हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने कहा मैं एक स्ट्रीट फाइटर हूं, मैंने सड़क का संघर्ष देखा है, एसी कमरे में बैठक कर राजनीति नहीं की है। ये उन्होंने उन सांसदों से कहा जो वहां उनके सम्मान के लिए पहुंचे। बीजेपी धर्मेंद्र प्रधान के साथ मजबूती से खड़ी दिख रही है। बीजेपी इस्तीफे को प्रधान की साख पर सवाल नहीं मानती। धर्मेंद्र प्रधान का राजनीतिक जवाबदेही का सबूत है उनका इस्तीफा, ये बीजेपी कह रही है।
समर्थक प्रधान के इस्तीफे को त्याग का उदाहरण बता रहे हैं। प्रधान का इस्तीफा बीजेपी की रणनीति का एक हिस्सा भी आप मानकर चलिए, क्योंकि सीजेपी के प्रदर्शन का फायदा देश के विरोधी उठा सकते थे, ऐसा बीजेपी मान रही थी। धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी जाना पार्टी के लिए छोटी कुर्बानी है, ये वहां उनके समर्थकों ने कहा। बीजेपी धर्मेंद्र प्रधान को संगठन में अब आगे चलकर एक बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। यानी एक तरफ शिक्षा मंत्री के पदभार से वो हटाए गए, उन्होंने खुद इस्तीफा दिया, लेकिन दूसरी तरफ संगठन में जैसा कि वो हमेशा से काम करते आए हैं, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी। 5 प्रदेश में चुनाव होने और उसमें उनकी बड़ी भूमिका रहेगी, ये तो पहले से ही लोग मानकर चल रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी के बड़े चुनावी रणनीतिकारों में से एक हैं। धर्मेंद्र प्रधान बिहार और बंगाल में चुनाव प्रभारी बनाए गए थे। दोनों ही जगह बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली। अब हरियाणा, यूपी में पार्टी की जीत में भी उनकी बड़ी भूमिका रही थी। प्रधान एक बार फिर पार्टी के लिए संघर्ष का संकेत दे रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान को आने वाले समय में और चुनावों में ये बड़ी भूमिका फिर से मिल सकती है। अब संसद परिसर में धर्मेंद्र प्रधान का सम्मान हुआ, कांग्रेस को खल गया। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने धर्मेंद्र प्रधान का नाम लिए बिना उनकी तुलना अपराधी से कर दी। हाँ, क्यों नहीं, यही है ना वो सरकार जो बिल्किस बानो के कत्ल वालों को, रेपिस्ट को स्वागत करते हैं। यही है वो स्वामी जी सब लोग को जो लड़कियों को बलात्कार करके भगवान के नाम पे उनका बेइज्जती करके उनको माला पहनाते हैं, बेल दे देते हैं। नहीं, क्या बात है, यही तो होना है। शिक्षा मंत्री जिस तरह से एक इस्तीफा दिया, उन्होंने देश के उन छात्रों, नौजवानों की जो भावनाएं थी, उन भावनाओं का सम्मान किया। राइट टू एजुकेशन हो, मोदी जी के कार्यकाल में आया। आज शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से भारत दुनिया में प्रगति कर रहा है, स्वाभाविक है ये सरकार की हमारी उपलब्धियां हैं, लेकिन राहुल गांधी शुरू से इस पर राजनीति कर रहे हैं। अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। अब इसके बाद बीजेपी कह रही है कि शिक्षा मंत्री का तो इस्तीफा मांग लिया, लेकिन जिन अलग अलग राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं और वहां छात्रों पर लाठियाबाजी है, वहां के शिक्षा मंत्री, जहां पेपर लीक हुए हैं, वहां पर शिक्षा मंत्री इस्तीफा कब देंगे। अब आपको बताती हूं कि डिमांड इस्तीफों की कहां हो रही है, कहां बीजेपी इस्तीफा मांग रही। अब सबसे पहले पंजाब की बात करते हैं, जहां पर हरजोत सिंह बैंस शिक्षा मंत्री हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार है। अब बैंस के इस्तीफे की मांग हो रही है, क्योंकि वहां पर भी पंजाब में 2 पेपर लीक हुए। फार्मेसी अफसर एडीओ भर्ती में पेपर लीक के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ। वहां भी वाटर कैनन का इस्तेमाल छात्रों पर हुआ, लेकिन वहां इस्तीफा नहीं हुआ। इसी तरह बीजेपी तेलंगाना के शिक्षा मंत्री अनुमुला रेवंत रेड्डी से भी इस्तीफा मांग रही है। तेलंगाना में छात्रों की ट्यूशन फीस रोकी गई, 12,000 करोड़ रुपए का भुगतान रोका गया। फीस रुकने से 20 लाख छात्र प्रभावित हो गए। अब इसके बाद बीजेपी झारखंड में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का इस्तीफा मांग रही है। झारखंड में जेपीएससी की परीक्षा स्थगित हुई, ब्लैकलिस्टेड एजेंसी ले रही थी परीक्षा। लाखों छात्रों के भविष्य पर असर पड़ा है। तो अब बीजेपी का कहना है कि इनका इस्तीफा कब होगा, ये कब अपने गिरेबान में झांकेंगे। जिस मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने बेशर्मी से बोला था कि अगर हमारे यहाँ पे पेपर लीक होगा तो हम इस्तीफा ले लेंगे, आज 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 6, 7 पेपर लीक पंजाब में हुए हैं। और कांग्रेस भी तो निर्लजता की हद पार करती है। कर्नाटका में, केरलम में, हिमाचल में, उनके हर राज्य में पेपर लीक हुए। अब ये नौटंकी कंपनी जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, इनमें से किसी के मुंह से इस्तीफे का ई नहीं निकल रहा है। इस बीच पेपर लीक माफिया पर नकेल कसने के लिए संसद में एंटी पेपर लीक बिल आज पेश कर दिया गया। लोकसभा में यह बिल पेश करने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को दी गई, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते इस पर चर्चा नहीं हो सकी और कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। अध्यक्ष महोदय, आई राइज टू मूव फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस द पब्लिक examinations bracket prevention of unfair means amendment bill 2026 to amend the public examination prevention of unfair means bill 2024. Thank you, Speaker sir. अध्यक्ष महोदय,
introduce the public examinations bracket prevention of unfair means amendment bill 2026 to amend. अब आपको ये भी बताऊं कि सरकार पेपर लीक रोकने के लिए बनाए गए पुराने कानून की जगह एक नया कानून क्यों लेकर आ रही है, इसको समझिए। और नए कानून में बदलाव क्या होगा जो कि किसी तरह की चीटिंग या पेपर लीक पर नकेल कसेगा। अब सबसे पहले आपको बताती हूँ, 2024 के कानून में सजा का प्रावधान दोषी के लिए 5 से 10 साल था, लेकिन 26 के संशोधन में अब ये सजा बढ़कर 5 से 10 साल हो गई, यानी 10 साल तक की सजा। अब इसी के साथ जुर्माना, उसमें भी क्या बदलाव होगा। पहले जुर्माना 1 करोड़ तक था, लेकिन अब बढ़ाकर इसे 10 करोड़ किया जा सकता है। 10 करोड़ तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। अब पहले मामले की जांच के लिए एसटीएफ का प्रावधान नहीं था, एक स्पेशल टास्क फोर्स नहीं थी, केंद्रीय एजेंसियां देखती थी, लेकिन संशोधन विधेयक में पेपर लीक की जांच अब स्पेशल टास्क फोर्स से कराने की बात है। इसी के साथ पहले जांच के लिए समय सीमा थी, समय सीमा नहीं थी, और अब संशोधन विधेयक में 2 महीने में जांच पूरी करने की बात है, यानी 2 महीने में पूरी जांच को निपटाइए। पहले मामले की सुनवाई सामान्य अदालत में कराने का प्रावधान था, अब नया कानून बनेगा तो सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट करेगी, यानी जल्दी जल्दी निपटाइए, सजा सुनाइए। ये बर्दाश्त नहीं होगा अब इस तरह का माफिया। पुराने कानून में सुनवाई आम मामलों की तरह करने की बात थी और अब रोज सुनवाई की बात है। पहले ट्रायल पूरा करने के लिए समय सीमा तय नहीं थी, अब 3 महीने में ट्रायल पूरा करना होगा। तो ये नया कानून है जिसे लेकर कल उम्मीद कर रहे हैं कि संसद में चर्चा होगी। संसद में हंगामे के चलते नए संशोधन विधेयक पर आज तो चर्चा नहीं हुई, लेकिन संसद के बाहर इस पर खूब गर्मा गर्म बयान दिए गए। विपक्ष ने सत्ता पक्ष की नीयत पर सवाल उठाया तो सरकार ने विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया। अमेंडमेंट बिल 2026 प्रश्नकाल में गतिरोध पैदा कर मर्यादाओं परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, आज स्थगित की जाती है। कुछ एमपी जो डिस्कशन ही नहीं चाहता है, वो अपने आप को बहुत एक ऐसा कैरेक्टर बनाना चाहता है कि वो सीरियस नहीं है, उसका हम क्या कर सकते हैं। जब तक गृह मंत्री सदन में आकर इस पूरे प्रकरण पर बयान नहीं देंगे, हम आवाज उठाते रहेंगे, हम सदन नहीं जाएंगे। क्वेश्चन पेपर लीक और गड़बड़ियों को ठीक करने का इतना गंभीर बिल आ रहा है, इस पर बहस करें ना, इसको पास तो होने दें। तो हर जगह नेतागिरी करना ठीक नहीं है। कर जो नौजवान हैं वो बहुत भड़के हुए हैं जब पुलिस वायलेंस के बाद, उसके ऊपर बैंडेड लाने के लिए बिल लेके आई। इस बिल में है ही कुछ नहीं। इन देश ने जो इनको मैंडेट नहीं दिया है, तो ये इस तरह की राजनीति जिसे कहते हैं कि घटिया राजनीति जो है वो कर रहे हैं। हमारी ये मांग है कि होम मिनिस्टर आए और जो पूरी घटना घटी है, हम चाहते हैं कि इस पे जवाब दे। पहले इस देश के छात्रों को सिर्फ आग लगाने के लिए आगे बढ़ाना चाहते हो या उनके हितों की रक्षा के लिए आगे? क्या कानून नहीं थे? कानून न होने की वजह से पेपर लीक नहीं हो रहा था, कानून के बावजूद पेपर लीक हो रहा था, क्योंकि रसूखदार लोग इन्वॉल्व। पहले तो रसूखदार लोगों के प्रति अपना नजरिया बदल गया, अब नियत से नीति तय हो गई। अब मैं आपको यह भी बताती हूं कि इस कानून के तहत अब एक टास्क फोर्स बनाने की बात सरकार ने कर दी है। जो टास्क फोर्स क्या काम करेगी, उसका रोल क्या होगा, उसके बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले बताती हूं कि इस टास्क फोर्स को लीड करेंगे नंदन नीलेकनी। टास्क फोर्स के लीडर होंगे, इन्फोसिस के सह संस्थापक हैं और आधार प्रोजेक्ट को लीड करने वाले नंदन नीलेकनी ही रहे, तो उन पर एक बार फिर सरकार ने भरोसा जताया है। अगला नाम एस सोमनाथ का है, इसरो के प्रमुख रह चुके हैं, कई सीक्रेट प्रोजेक्ट्स लीड किए हैं और तकनीकी प्रबंधन के माहिर हैं, तो ये भी इस टीम में शामिल हैं। तपन डेका अगला नाम है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ थे, संवेदनशील मिशन लीड किए हैं और खुफिया तंत्र बनाने में महारत है। अगला नाम है वी कामकोटी का, आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी माने जाते हैं, क्योंकि आपको बताऊं कि नीट का ये जो पेपर है इसे अब डिजिटल करा के और उसको किस तरह से लीक प्रूफ रखा जाए, उस पर यह टास्क फोर्स काम करेगी। अनीता करवाल अगला नाम है, जो कि सीबीएसई की अध्यक्ष रह चुकी हैं और शिक्षा क्षेत्र में काम कर चुकी हैं। अमृत लाल मीणा इस टास्क फोर्स के अगले सदस्य होंगे, जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं और प्रशासनिक व्यवस्था का एक लंबा अनुभव उन्हें है। अब टास्क फोर्स क्या करेगी, इसको भी समझ लीजिए। प्रतियोगी परीक्षा की प्रक्रिया की समीक्षा करेगी, पारदर्शी परीक्षा के लिए गाइडलाइंस बनाएगी,
लीक प्रूफ परीक्षा प्रणाली के लिए उपाय बताएगी और परीक्षाओं के लिए डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल बनाएगी। परीक्षा में इंसानी दखल कम करने के भी उपाय खोजेगी, यानी कि किसी तरह का कोई इंसानी दखल ना हो, सारा काम एआई आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से ही हो, इसका स्कोप भी ढूंढेगी। एनटीए की समीक्षा कर जरूरी सुधार के सुझाव भी देगी कि एनटीए में क्या सुधार हो सकते हैं और परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए एक सिस्टम बनाएगी। टेस्ट लेने वाले वेंडर्स के चयन के मानक भी तैयार करेगी। इन वेंडर्स को कैसे चुना जाए उसके एक मानकों की लिस्ट होगी। डिजिटल प्रश्न पत्रों के एन्क्रिप्शन का तरीका भी खोजेगी और हाई सिक्योरिटी सर्वर का उपयोग सुनिश्चित करेगी। इसी के साथ सख्त एंटी चीटिंग लॉ का लागू करने के लिए तरीके सुझाएगी। केंद्र, राज्य और परीक्षा बोर्ड में बेहतर तालमेल कैसे बन सकता है, छात्रों की शिकायतें दूर करने का भी मैकेनिज्म होगा और परीक्षा के लिए सुधारों की कार्य योजना भी बनाई जाएगी। तो इसे लेकर भी अब ये पूरा एक मंथन होगा और ये एक पूरा टास्क फोर्स काम करेगी। अब एक तरफ तो पेपर लीक को रोकने के लिए सरकार एक्शन में है, तो दूसरी तरफ एक और आंदोलन शुरू होता हुआ दिख रहा है। सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी की तर्ज पर E20 जनता पार्टी का गठन हुआ है, जिस पर बड़ी संख्या में फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, और इसकी शुरुआत एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई नजर आती है। जैसे कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन अरविंद केजरीवाल ने दिया, अब फिर से इस E20 पार्टी को भी समर्थन अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है, आपको बताती हूँ। E20 के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में आम आदमी पार्टी के संयोजक पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा, युवाओं ने आवाज उठाई है, प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। अब E20 पर भी हमें एक होकर आवाज उठानी पड़ेगी। शनिवार को नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20 का उन्होंने ऐलान किया, यानी आने वाले शनिवार। अगर सरकार E20 के फैसले को वापस नहीं लेती तो यह मुद्दा बड़ा रूप ले सकता है, ये आम आदमी पार्टी ने कहा है। सुनिए क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अब मेरी प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि लगे हाथों E20 का भी मामला सॉल्व कर दो। लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, माइलेज खराब हो रही है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि इससे पहले कि ये भी मुद्दा बड़ा बने, आप ही आगे बढ़ के इसको सॉल्व कर दो। तो इस दिशा में सभी लोगों को साथ लाने के लिए इस शनिवार को एक कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं, नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20। इसमें हमें उम्मीद है कि हजारों लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो क्या पेपर लीक के बाद एथेनॉल पर अगला रण होगा, सरकार बनाम विपक्ष होगा? इसके बारे में सोचिए। फिलहाल माइक ऑन है में आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल एक बार फिर रात 8 बजे।